हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी ने जब अपना कैलेंडर जारी किया था 2024 के लिए, तो उसमें आप उसको साफ साफ उसने ये जारी किया था कि 2 अप्रैल मतलब 2 अप्रैल को 2/4/2024 को वो अपने सीएचएसएल एसएससी सीएचएसएल के लिए अपना नोटिफिकेशन रिलीज करेगा। और जो अप्लाई एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म है वो क्या कहते हैं उस दिन से चालू हो जाएंगे। आप अपना फॉर्म एसएससी सीएचएसएल का भर सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ सेकंड के लिए मैं आपको ये एसएससी का कैलेंडर भी दिखा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। इसमें जो लिखा हुआ है एसएससी सीएचएसएल के बारे में साफ साफ उसमें बोला है कि 2 अप्रैल से आपके जो एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म है वो भरने शुरू हो जाएंगे। चलिए खैर, अभी इसको छोड़ देते हैं। अब हम लोग आज क्या करते हैं, एसएससी सीएचएसएल में क्या क्या होता है, किस प्रकार से सिलेबस रहता है, किस प्रकार से एग्जाम पैटर्न रहता है, किस तरीके से परीक्षा संपन्न कराई जाती है और किस तरीके से इसमें भर्ती होती है, पूरा की पूरा प्रोसेस हम लोग इसमें जानेंगे। मैं आपको बिल्कुल आपको कंफर्म तरीके से बोल सकता हूं कि अगर आप ये वीडियो एक बार देख लेते हैं तो एसएससी सीएचएसएल से जुड़ी कोई भी छोटी से छोटी जो चीज़ है वो नहीं रह जाएगी। आपको सारा का सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, सारा का सारा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है और जो भी बाकी विषय हैं सारी की सारी चीज़ें आपको क्या कहते हैं क्लियर समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी क्या एसएससी सीएचएसएल की भर्ती के बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। और क्या कहते हैं, जब क्या एप्लीकेशन आएगा तो उसमें क्यों, और एक चीज़ और भी हम लोग ये भी जानेंगे कि किन किन विभागों पर, किन किन पोस्टों पर क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, किन किन कौन सी पोस्टें रहती हैं, सभी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। आप सीधा क्या कहते हैं, आप सीधा अपने काम की बात पर आते हैं और सीधे सीधे शुरू करते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक चीज़ आ रही होगी। ठीक है, इसमें देखिए साफ साफ इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा हुआ है फॉर डाटा। देखो, इसमें 3 प्रकार की पोस्टें होती हैं, आप समझिएगा। इसमें 3 प्रकार की पोस्टें होती हैं, बिल्कुल पहले मैं क्लियर कर दूं। एक पोस्ट होती है आपकी डीईओ की। ठीक, एक पोस्ट होती है आपकी डीईओ की, एक होती है एलडीसी की और एक होती है जेएसए की। डीईओ का मतलब होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, एलडीसी का मतलब होता है लोअर डिवीजन क्लर्क और जेएसए का मतलब होता है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ठीक है, इन 3 क्या कहते हैं, इन 3 चीज़ों पर पोस्टें आती हैं। एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं, एक तरीके से क्लर्क की पोस्टें होती हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, रेलवे को छोड़कर, रेलवे भी सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, रेलवे को छोड़कर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, रेलवे क्या कहते हैं मिनिस्ट्रीज में होती हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसलिए रेलवे को अलग कर दिया गया है। तो क्या कहते हैं बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसमें क्लर्क की पोस्टों के लिए आपकी ये एसएससी सीएचएसएल की भर्ती निकाली जाती है। सीएचएसएल का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है कंबाइंड, एच का मतलब होता है हायर, एस का मतलब होता है सेकेंडरी और क्या कहते हैं एल का मतलब होता है लेवल। तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल मतलब आपकी 10+2 की वैकेंसी होती है। आपको क्या चाहिए होता है 10+2, मतलब आप इंटर पास होने चाहिए अगर आपको इस भर्ती में अप्लाई करना है। तो ये पहले समझते हैं पहले चीज़ें। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर जो ये बन के आ रहा है, इसमें इस पर ध्यान देते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो इसमें लिख के आ रहा है फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ ग्रेड ए इन द ऑफिस ऑफ इसके लिखा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी की पोस्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ और इक्विवेलेंट। पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए। इसके बाद और समझिए, फॉर एलडीसी जेएसए एंड डीईओ ग्रेड ए एक्सपेक्ट डीयू एंड डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मेंशन्ड इन पैरा 8.1 अबव कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। अब समझिए, इसमें साफ साफ ये बोला गया है, पहली बात तो आपको 12th पास चाहिए। और होता क्या है, देखिए जो 3 पोस्टें दी गई हैं, ये डीईओ की पोस्ट, एलडीसी की पोस्ट और जेएसए की पोस्ट। डीईओ का मतलब होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, जो डीईओ में सेलेक्ट होते हैं, मैं डीईओ की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं डीईओ की बात कर रहा हूँ, एलडीसी और जेएसए की बात मैं नहीं कर रहा। डीईओ की पोस्ट पे जो सेलेक्ट होते हैं इनको जो है लेवल 4 की सैलरी मिलती है और जो एलडीसी और जेएसए की पोस्ट पे सेलेक्ट होते हैं उनको लेवल 2 की सैलरी मिलती है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ लेवल 2 और यहाँ लिख दे रहा हूँ लेवल, तो राइटिंग में मत जाइएगा, बस समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ लेवल 2 में कायदे से लिख दे रहा हूँ लेवल 2। अब देखिए, ये लेवल 2 की जो सैलरी बनती है जाके लगभग वो 42,000-43,000 के आसपास बनती है जाके। बाकी और भी चीज़ें डिपेंड करती हैं सैलरी पर, जैसे कि आपकी किस सिटीज़ में पोस्टिंग है, किस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग है, वो भी क्या कहते हैं तय करता है कि आपकी कितनी सैलरी बनेगी। जैसे मान लीजिए आप हायर सिटीज़ में, जैसे कि दिल्ली में, लखनऊ में, इन कोलकाता में, मुंबई में, इन सब में पोस्टेड है तो जाहिर सी बात आपकी सैलरी ज़्यादा
ज़्यादा बनेगी, छोटी सिटी में पोस्टेड हैं तो आपकी सैलरी कम रहेगी। लेकिन मैं आपको एक एवरेज सैलरी बता रहा हूँ, जो एलडीसी की और जेएससी की जो पूरी सैलरी होती है लेवल 2 की होती है, ये 40-42 हज़ार के आसपास बनती है जाके, 43 हज़ार के आसपास बनती है जाके। और जो आपकी ये डीईओ की पोस्ट होती है, डीईओ मतलब होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसकी जो सैलरी लेवल 4 की होती है ये आपकी 50+ हो जाती है, 50 हज़ार के ऊपर हो जाती है। आप किसी भी चाहे बड़े शहर में हो चाहे छोटे शहर में हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जो डीईओ की सैलरी होती है वो थोड़ा सा बढ़ जाती है, ज़्यादा अच्छी खासी बढ़ जाती है, 50 के ऊपर आपकी सैलरी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। मैंने आपको पहले बताया 12th पास चाहिए होता है। और जैसा कि इस पैराग्राफ में लिखा हुआ था जो कि मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, अब देख लीजिए, फिर से देख लीजिए जो लिखा हुआ है इसमें, देखिए साफ साफ ये बात लिखी गई है, जो कि जैसे कि सीएजी की पोस्ट होती है, एक डिपार्टमेंट होता है सीएजी, ठीक है, सीएजी की अगर आप सीएजी के लिए अगर आप क्या कहते हैं अप्लाई करते हो, सीएजी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, उसमें जो है आपका जो 12th स्टैंडर्ड है उसमें साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, ठीक है। अगर आप आर्ट साइड से या कॉमर्स साइड से हो तो आप सीएजी की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, बाकी सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर लोगे। अगर आपकी सीएजी की पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, ठीक है, तो जिसको कैग की पोस्ट बोलते हैं उसमें आपको साइंस स्ट्रीम की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ इतनी सी बात इसमें लिखी गई थी। अब क्या कहते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब सारी चीज़ें समझते हैं किस प्रकार से आपका एग्जाम पैटर्न रहना चाहिए, ठीक है। अब समझते हैं किस प्रकार से आपका एग्जाम पैटर्न रहना चाहिए, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एज की मैंने आपको, अब एज कैटेगरी की बात कर लेते हैं। एज में कितनी रहती है आपकी, एज रहनी चाहिए आपकी 18 से 27 साल। आपकी एज 18 से 27 साल होनी चाहिए जब आप फॉर्म भरते हैं, इसके बीच में होनी चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट अगर आप हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 5 साल की छूट मिल जाएगी। छूट का मतलब क्या होता है, जो ओबीसी कैंडिडेट होता है वो 18 से 30 साल तक फॉर्म भर सकता है, और जो एससी एसटी वाला कैंडिडेट है वो 18 से 32 साल तक इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। और आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 अगस्त 2024 से काउंट होगी, मतलब 1 अगस्त 2024 को आप 18 साल से कम नहीं होने चाहिए और 27 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। ओबीसी कैटेगरी के हो तो 1 अगस्त 2024 को आप 18 साल से कम नहीं होने चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एससी एसटी कैंडिडेट हो तो 1 अगस्त 2024 को आप 18 साल से कम नहीं होने चाहिए और 32 साल से आप ज़्यादा नहीं होने चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, ठीक है। ये चीज़, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो एज काउंट कब से होगी आपकी, 1 अगस्त 2024 होगी। निगेटिव मार्किंग बारे में जानेंगे क्या क्या होता है। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होता है, किस प्रकार सिलेक्शन होता है। 3 तरीके के एग्जाम होते हैं। पहला आपका प्री एग्जाम होगा, फिर मेंस, और फिर इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीयर 1 बोलते हैं, टीयर 2 बोलते हैं, फिर स्किल टेस्ट बोलते हैं, फिर डीवी बोलते हैं। टीयर 1 में आप पहला मतलब आपको जो जितने भी एग्जाम होते हैं आपको सीबीटी बेस्ड होगा, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, आपको गोले भर के आने हैं, ठीक है। पर टीयर 1 होगा, फिर टीयर 2 होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपकी टाइपिंग होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जो डॉक्यूमेंट है, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट वगैरह, ये सब आपकी जांच होगी, ठीक है। मतलब जमा नहीं करते हैं, आपकी जांच करके उसकी फोटोकॉपी जमा करके आपको दे देंगे, आपकी ओरिजिनल मार्कशीट दे देंगे, फोटोकॉपी आपकी जमा कर लेंगे। ये चीज़ होती है। पूरी जानकारी जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिएगा, अंत तक देखते रहिएगा। अब समझते हैं, अब आगे की बात चलते हैं, ठीक है। अब देखिए आप सिलेबस क्या क्या होता है। देखिए अब सामने आपके आ गया होगा टीयर 1 का आपका सिलेबस, पूरा पैटर्न आ गया होगा कि किस प्रकार से आपका एग्जामिनेशन होता है। तो देखिए जाहिर सी बात है, टीयर 1 में क्या क्या आता है आपका, इंग्लिश लैंग्वेज आता है, जनरल इंटेलिजेंस आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, और क्या कहते हैं जनरल अवेयरनेस आता है। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज के आपके जो आते हैं 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर के होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है। जनरल नॉलेज में क्या होता है, जनरल नॉलेज में क्या होता है, जो जनरल नॉलेज वाला है, जनरल नॉलेज में क्या होता है, 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। इसके बाद क्या होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, मतलब मैथ के क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस होता है, उसमें 25 क्वेश्चन आपके 50 नंबर के आपके आते हैं, ठीक है। अब 1 घंटे का आपका एग्जामिनेशन होता है, 100 नंबर पर विभाजित होता है, जैसे मैंने बताया 25-25-25 के होते हैं। अब मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज़ें इंग्लिश में होती हैं। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज क्या कहते हैं, जो आपकी इंग्लिश बेसिक इंग्लिश होती है वही आपकी आएगी। जनरल इंटेलिजेंस का मतलब होता है आपकी रीजनिंग, ठीक है। जनरल रीजनिंग का आपके 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब होता है मैथ आपकी जो आएगी वो 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे, और जनरल अवेयरनेस मतलब आपकी जीएस जो होगी वो 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे। अब देखिए आपकी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। 100 क्वेश्चन आएंगे तो नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, जैसे आपको पता है कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन आपका क्या है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, 2 नंबर का है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अगर आप सही करके आओगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, और अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा, 0.50 नंबर आपका काट लिया जाएगा। मतलब अगर हम लोग क्या कहते हैं इस नंबर के हिसाब से बात करें तो आप 2 नंबर, एक क्वेश्चन पर 2 नंबर मिलेगा और आधा नंबर कट जाएगा, आधा नंबर आपका कट जाएगा,
तो अगर हम बात करें तो अगर आपको उस तरीके से मैं बोलूं तो आपको मैं ये बोल सकता हूं कि आपकी 0.25 की माइनस मार्किंग है। आपकी 0.2 मैं 50 इसलिए बोला क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। वैसे बात की जाए क्योंकि 100 क्वेश्चन है, ठीक, ये तो एक क्वेश्चन पर कितने की माइनस मार्किंग है, एक क्वेश्चन पर आपकी कितने की माइनस मार्किंग है, आपकी 0.25 की माइनस मार्किंग है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कितने की, 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। समझ गए, इस चीज़ को समझ के चलिएगा। एक क्वेश्चन पर आपको 2 नंबर मिलेगा, लेकिन आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। अब ये तो हो गया आपका टीयर 1 हो गया। अब इसमें मेरिट किस प्रकार से बनती है, देखिए आप जितने भी नंबर लेके आए होंगे, जितने आप क्वेश्चन करके आएंगे, जितने कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से आपकी मेरिट बनती है और आप उसी मेरिट के आधार पर आप मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं, मतलब टीयर 2 के लिए आप क्वालिफाई होते हैं, ठीक है। जब फाइनल मेरिट आपकी जो बनेगी, जो सबसे आखिरी फाइनल मेरिट बनती है, क्या कहते हैं, डीवी के बाद जो फाइनल मेरिट बनती है, उसमें टीयर 1 के मतलब इसके नंबर कोई काउंट नहीं होते हैं। ये जो आपका टीयर 1 कराया जा रहा है वो इसलिए कराया जाता है कि आप जो टीयर 2 में आप पहुंच सकें, ठीक है। टीयर 1 को पास करके आप टीयर 2 में पहुंच सकें, मतलब छटनी करने के लिए जो कैंडिडेट जो क्या कहते हैं एलिजिबल नहीं है उनको हटाने के लिए आपको टीयर 1 देना होगा। उसको फाइनल मेरिट में आपको कोई भी नंबर नहीं जुड़ेंगे टीयर 1 के, ठीक है। टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, टीयर 2 में पहुंचाने के लिए जो मेरिट बनती है आपकी टीयर 2 के नंबर से बनती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं टीयर 2 में क्या क्या होता है। टीयर 2 में क्या क्या होता है ये देखिए, आपका टीयर 2 जब आप टीयर 1 पास कर लेंगे तो टीयर 2 का देखिए आपका सिलेबस आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर। टीयर 2 में क्या होता है, पहले इसके 3 सेक्शन में विभाजित है। टीयर 2 कितने घंटे का होता है, 2 घंटे 15 मिनट का पूरा पेपर होता है। सभी के लिए 2 घंटे 15 मिनट का पेपर आपके लिए होगा। इसमें क्या होगा, जो क्या कहते हैं, पहले घंटे में आपका क्या पूछा जाएगा, सभी अलग अलग पेपर खुलता है। पहले घंटे में आपका देखिए मॉड्यूल सेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, मतलब कि मैथ पूछी जाएगी और रीजनिंग पूछी जाएगी। मैथ के 30 क्वेश्चन होंगे और क्या कहते हैं रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। मतलब 60 क्वेश्चन आएंगे और 180 नंबर के होंगे। 60 क्वेश्चन आएंगे और 180 नंबर के होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका सेक्शन 1 जो कि 1 घंटे का होगा। फिर इसके बाद तुरंत आपका सेक्शन 2 खुल जाएगा। सेक्शन 2 कैसे होगा, सेक्शन 2 कैसे होगा ये समझिए। सेक्शन 2 में क्या आएगा, आपका मॉड्यूल में इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन आएगी और मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस आएगी। मतलब इंग्लिश के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे और जीएस के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी 60 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी ये भी 180 नंबर का होगा। ये भी 1 घंटा पेपर चलेगा आपका, ठीक है। कंप्यूटर भी 1 घंटा चलेगा। तो मैंने सेक्शन 1 में क्या हुआ, मैथ और रीजनिंग हो गई, और सेक्शन 2 में क्या हो गया, इंग्लिश और जीएस हो गए, ठीक है। 60 क्वेश्चन हो गया मैथ और रीजनिंग के, और 60 क्वेश्चन हो गए क्या कहते हैं इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के, ठीक है, जीएस के, ठीक है। ये 180 इन 360 नंबर से, इन 3 समझिएगा, पूरी बात नहीं कंप्लीट हुई है अभी। इन 360 नंबर से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। इन 360 नंबर से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इन 360 नंबर से आपकी मेरिट बनेगी। अब देखिए क्या लिखा हुआ है नीचे, सेक्शन 3 लिखा हुआ है कंप्यूटर लैंग्वेज मॉड्यूल। इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, 45 नंबर के होंगे। ये कहते हैं फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। क्वालिफाई भी किस प्रकार से करना है, कितना क्वालिफाइंग चाहिए, मतलब कितने नंबर तक कितने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए तो क्वालिफाइंग हो जाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपकी मेरिट क्या बनेगी, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से बनेगी, ठीक है। मतलब सेक्शन 1 के 60 क्वेश्चन और सेक्शन 2 के 60 क्वेश्चन, 180 सेक्शन, मतलब नंबर अगर देखें 180 नंबर का सेक्शन 1 और 180 नंबर का सेक्शन 2, इन 360 नंबर से आपकी मेरिट बनती है, फाइनल मेरिट, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 3 की, जो कि लिखा हुआ है इसमें स्क्रीन पर लिखा हुआ है आपका कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल जो लिखा हुआ है इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए नीचे एक और पैराग्राफ आ रहा होगा, इसको मैं हटा देता हूं, अब एक और पैराग्राफ आ रहा होगा। इसमें लिखा है देखिए सेक्शन 3 के बारे में। इसमें देखिए जनरल कैटेगरी के लिए आपको कितने परसेंटेज चाहिए, 30% चाहिए, ठीक है। मतलब 15 क्वेश्चन का 30% आप ये समझ लीजिए, 4.5 क्वेश्चन आपका सही होने चाहिए। मतलब आप ये मान के चलिए कि 15 में से अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो कंप्यूटर के आपको 15 में से 5 क्वेश्चन लगभग सही होने चाहिए। अगर ओबीसी कैटेगरी हैं तो 15 में से 15 का 25% होता है, लगभग 3, मतलब 4 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए अगर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, और अदर कैटेगरी से आते हैं तो आपको 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके, ठीक है ना। मतलब 20% आपके सही होने चाहिए, मतलब 15 का 20% होता है 3 क्वेश्चन। मतलब आप जनरल कैटेगरी मैं लिख दे रहा हूँ तरीके से, आपका जनरल से आते हैं तो 15 में से 5 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 15 में से 5 सही होने चाहिए। ओबीसी है तो 4 सही होना चाहिए, और एससी एसटी में आते हैं तो क्या कहते हैं 15 में से 3 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ये तो आपको हो गया सेक्शन क्या कहते हैं सेक्शन 3 का, जो टीयर 2 में जो आपका सेक्शन 3 होता है उसका। लेकिन आपकी मेरिट कैसे बनेगी, हमने जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरिट बनेगी आपकी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के, मतलब सेक्शन 1 के 180 नंबर और सेक्शन 2 के 180 नंबर, 360 नंबर से आपकी मेरिट बनेगी। अब जब आप क्या कहते हैं इसको पार कर लोगे तब आपका डीवी होगा। डीवी का मतलब होता है सॉरी आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में क्या होगा, आपकी टाइपिंग होगी। अब समझिएगा मैं जो आपको बताने जा रहा हूं बहुत जरूरी है, कंफ्यूज हो गए तो भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, टाइपिंग किस प्रकार से होती है।
आप क्या कहते हैं, जैसे आप जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, अभी जब 2 तारीख को आपको नोटिफिकेशन आएगा तो आप उसको पढ़ोगे, उसमें लिखा होगा DEON-CAG, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। DEON-CAG का मतलब अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हो तो आपकी अच्छी खासी सैलरी बनती, पहले तो आपकी लेवल 4 की सैलरी बनेगी, इसके बाद अलग से भत्ते वगैरह मिलते हैं। तो ये अलग से इसीलिए इसमें साइंस स्ट्रीम मांगी गई है। जो 12th पास साइंस स्ट्रीम वाले कैंडिडेट, जिसमें फिजिक्स और मैथ जिनकी होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री में PCM जिसमें होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होती है, तो उनके लिए ये है। इंटर में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो ये आप इसे DEO के लिए आप डाल पाओगे, CAG के लिए, ठीक है, टाइपिंग दे पाओगे। इसमें क्या होता है, जब आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा कि 15,000 कीवर्ड्स इन पर हावर, मतलब उसमें लिखा होगा 15,000 कीवर्ड इन पर हावर, कीवर्ड ऐसे लिखा होगा, इन पर हावर, ठीक है, ये लिखा होगा उसमें साफ साफ। तो इसका मतलब क्या होता है, कितने की स्पीड चाहिए, तो अगर हम क्या करते हैं, इस 15,000 में 300 का भाग देंगे। मैं स्पीड आपको बताऊंगा पर मिनट आपको कितने की स्पीड चाहिए। इन सिर्फ DEON-CAG के लिए मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ CAG की, समझिएगा, CAG के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो DEON-CAG के लिए आपको क्या चाहिए, इस 15,000 में हम 300 का भाग दे देंगे। क्यों देंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। 15,000 में इस 300 का भाग देंगे तो कितने की स्पीड निकलेगी आपकी, इन 300 का भाग दे देंगे तो आपकी स्पीड निकल के आएगी 50 WPM, 50 वर्ड प्रति मिनट आपकी स्पीड चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर इन CAG डिपार्टमेंट ओनली, ठीक है, सिर्फ CAG डिपार्टमेंट के लिए। अब अदर्स के लिए क्या चाहिए, DO अदर डिपार्टमेंट, अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना है किसी अदर डिपार्टमेंट में, CAG में नहीं आपको हो पाता है, तो अदर डिपार्टमेंट में कितने की स्पीड चाहिए, उसमें लिखा होगा 8,000 कीवर्ड इन पर हावर, 8,000 कीवर्ड इन पर हावर, ठीक है, OUR। अब मैं 300 का भाग क्यों देता हूं, मैं आपको वो भी बताऊंगा अभी, ठीक है। तो 8,000, तो आपको इसमें 8,000 मतलब इस 8,000 कीवर्ड होना चाहिए। कीवर्ड का मतलब क्या होता है, जितने बार 8,000 बार एक घंटे में आपको 8,000 की दबनी चाहिए आपकी कीबोर्ड पर, समझे ना। अब इसमें आपकी स्पीड पर मिनट कितनी निकलेगी जाके वो भी समझिए। अब 8,000 में जब हम 300 का भाग देते हैं, 8,000 में भी 300 का भाग देंगे, 300 का भाग देंगे तो दीजिए हाथ करके लगभग आपकी 27 के आसपास आपकी स्पीड निकलेगी। तो 27 वर्ड प्रति मिनट आपकी स्पीड चाहिए, इसमें 27 वर्ड प्रति मिनट आपकी WPM चाहिए आपकी DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। अदर डिपार्टमेंट में CAG की ना हो, जैसे इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज हो गया, ऐसे क्या कहते हैं, कोई मिनिस्ट्री वगैरह क्या कहते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, आप कहते हैं आपका ऐसे एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, मतलब विदेश मंत्रालय हो गया, इन सभी के लिए आपको क्या चाहिए, आपको 27 रुपये प्रति मिनट चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पोस्ट के लिए। सिर्फ CAG के लिए आपको 50 रुपये प्रति मिनट चाहिएगा। अब मैं आपको बात कर लेता हूँ LDC की और GSA की, मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इनके लिए कितनी स्पीड चाहिए, इनके लिए स्पीड समझ लेते हैं आपको। इनके लिए कितनी स्पीड चाहिए होती है, देखिए, अगर आप LDC हैं, अगर आप LDC के लिए पोस्ट पर, अगर आप LDC के लिए अप्लाई करते हैं तो 10,500 कीवर्ड इन पर हावर, ठीक है, कीवर्ड इन पर हावर इस तरीके से लिखा होगा, 10,500 कीवर्ड इन पर हावर, ठीक है। अब देखिए LDC, अगर आप देखिए, मैं आपको दोनों के लिए बता रहा हूँ, LDC में JSA के लिए और LDC के लिए, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं, इसमें एक ऑप्शन होता है, LDC और JSA में ऑप्शन होता है ना कि आप हिंदी में भी टाइपिंग दे सकते हो, इंग्लिश में भी टाइपिंग दे सकते हो। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग देते हैं इन दोनों डिपार्टमेंट्स के लिए, LDC के लिए और JSA के लिए, तो आपको कितने वर्ड होना चाहिए, 10,500 कीवर्ड इन पर हावर। तो इसमें कितने की वर्ड में अगर मिनट में स्पीड निकालेंगे तो कितने की निकलेगी, इसमें स्पीड निकालेंगे जब हम क्या कहते हैं 10,500 का भाग देंगे, 10,500 का भाग देंगे 300 में, ठीक है, 300 में भाग देंगे तो आपकी निकलेगी जाके 3, 5, 15, आपकी 35 की स्पीड, आपके 35 वर्ड प्रति मिनट चाहिए इंग्लिश में, 35 WPM इन इंग्लिश, ठीक है, इन इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो 35 WPM चाहिए, मतलब 35 वर्ड प्रति मिनट चाहिए। और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं, हिंदी में अगर आप टाइपिंग करते हैं तो कीवर्ड आपका क्या आ गया, 9,000 कीवर्ड आ गया, 9,000 कीवर्ड, ठीक है, 9,000 कीवर्ड इन पर हावर, ठीक है, 1 घंटे में UR हावर, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं, जब 9,000 में 300 का जब भाग देते हैं, 9,000 में जब हम 300 का भाग देते हैं तो कितना निकल के आता है, इस निकल के आता है आपका, 9,000 में 300 भाग देते हैं आपका निकल के आता है 30, ठीक है। तो आपको अगर आप हिंदी में टाइपिंग देते हैं तो आपको कितने वर्ड चाहिए, 30 WPM चाहिए, ठीक, 30 वर्ड प्रति मिनट, ठीक। अब आपको कितनी देर टाइपिंग आपको करवाते हैं, जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो आपको 10 मिनट टाइपिंग करवाएंगे, चाहे आप किसी के लिए भी हो, चाहे आप CAG के लिए हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, चाहे किसी अदर डिपार्टमेंट के लिए हो, ठीक है, चाहे आप LDC के लिए टाइपिंग दे रहे हो, चाहे JSA के लिए टाइपिंग दे रहे हो, टाइपिंग के क्राइटेरिया अलग अलग है, किसी में स्पीड ज़्यादा चाहिए, किसी में कम चाहिए, लेकिन आपको 10 मिनट आपकी टाइपिंग करवाई जाएगी। आपके बहुत से कैंडिडेट का ये क्वेश्चन होगा कि सर आपने कीवर्ड में 300 का भाग काहे दिया है, तो इन सब में मैंने 300 का भाग दिया ना, 15,000 में 300 का भाग दिया, 8,000 में 300 का, इन सब में 300 का भाग क्यों दिया, ये भी चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि कन्फ्यूजन
कन्फ्यूजन वाली रहती है, कैंडिडेट को भरोसा नहीं होता कि मैं गलत बता रहा हूँ सही बताऊँ। देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, देखिए जिससे आपको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो मैंने लिखा 1 मिनट में सेकंड होते हैं 60, ठीक है। और जो हमारा क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं टाइपिंग लेने का जो क्राइटेरिया होता है वो ये बोलता है कि हमारी जो एवरेज स्पीड, जो एक वर्ड होता है, कोई भी वर्ड हो, कोई कितने भी मतलब कोई पैराग्राफ लिखा हो उसमें अलग अलग वर्ड लिखे होंगे, कोई 8 अल्फ़ाबेट का होगा, कोई 3 का होगा, कोई 6 का होगा, कोई 5 का होगा। लेकिन जो क्या कहते हैं टाइपिंग क्राइटेरिया ये बोलता है कि हमारा जो एवरेज अल्फ़ाबेट निकलता है वो एक वर्ड 5 अल्फ़ाबेट से बनता है। एक वर्ड क्या होता है, 5 अल्फ़ाबेट से बनता है, ये एवरेज बोलता है। जैसे मान लीजिए कोई भी लिखा हुआ इन द कंट्री इंडिया इज मोस्ट, कहते हैं कुछ भी लिखा हो, कोई भी मतलब पैराग्राफ लिखा हो, तो जो मतलब हमारा एक वर्ड होता है वो 5 अल्फ़ाबेट का होता है। ये कहते हैं ये लैंग्वेज, ये एवरेज वर्ड होता है जो आपको टाइपिंग का क्राइटेरिया बोलता है। जिससे मान लीजिए कितना भी बड़ा पैराग्राफ लिखा हो उसमें जितने भी अल्फ़ाबेट होंगे उसमें आपको 5 का भाग दे दिया जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि लगभग इसमें कितने अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं। क्योंकि सारे अल्फ़ाबेट सारे वर्ड एक ही जैसे अल्फ़ाबेट के नहीं होते हैं, कोई 8 अल्फ़ाबेट का होता है, कोई 5 का होता है, कोई 3 का होता है, कोई 4 का होता है। अलग अलग नाम के भी अलग, किसी के नाम में 4 अल्फ़ाबेट आते हैं, किसी के नाम में 5 आता है, किसी में 8 आता है। तो उस दिन एवरेज हम लोग निकालेंगे, जब एवरेज निकाला जाता है तो 5 का लिया जाता है कि हर वर्ड 5 अल्फ़ाबेट से बनता है, ये एवरेज है। इसलिए क्या कहते हैं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। अल्फ़ाबेट कितना होता है, एक वर्ड कितने अल्फ़ाबेट से मिलकर बनता है, 5 अल्फ़ाबेट से। ये एवरेज वाला निकाला जाता है, इसलिए हम यहाँ पर 300 का भाग देते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर 300 का भाग दिया। इस तरीके से आपका निकाला जाता है जो आपकी स्पीड निकाली जाती है वर्ड प्रति मिनट की। तो ठीक है, आपको ये पूरा ये क्या कहते हैं ये भी समझ में आ गया होगा कि आपकी किस प्रकार से टाइपिंग करवाते हैं। ठीक है, आपको टायर 1 में क्या सिलेबस था ये भी बता दिया। अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ बताना मैं भूल गया, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, मैं आपको साफ साफ बता दूं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, उस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपने जो मेंस वाला सिलेबस, जैसे आपको मैंने ये तो बता दिया कि जो आप ये टियर 1 देंगे इसमें आपकी माइनस मार्किंग कितने की होगी, एक नंबर पर 2 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन अगर गलत कर दोगे तो एक क्वेश्चन पर आधा नंबर काट लिया जाएगा। लेकिन मेंस में क्या होता है, एक क्वेश्चन तो 3 नंबर का है, जिससे आपको पता है ना, जिसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपको पता है ना, देखिए क्या कहते हैं, जैसे आप सेक्शन 1 पढ़िए, टोटल 60 क्वेश्चन है, 180 नंबर। तो एक क्वेश्चन कितने का बना, 3 नंबर का बना। एक क्वेश्चन आपका बन रहा है 3 नंबर का, एक क्वेश्चन कितने का बन रहा है आपका, एक क्वेश्चन बन रहा है 3 नंबर का, 3 नंबर, ठीक है। लेकिन अगर आप वही एक क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आप कितना नंबर कट जाएगा, तो 1 नंबर आपका कटेगा, 1 नंबर आपका कट जाएगा। 1 नंबर अगर गलत करने पर, रॉन्ग करने पर, WORNG, रॉन्ग करने पर 1 नंबर आपका कट जाएगा, नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, जब अगर एक क्वेश्चन सही करते हो तो एक क्वेश्चन का 3 नंबर आपको मिल रहा है, लेकिन अगर गलत कर देते हो तो एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं 1/3 की माइनस मार्किंग है मेंस में। समझ गए ना, तो आपको लगभग सारी चीज़ समझा दी हैं, बहुत सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी, और भी ऐसे कोई कन्फ्यूजन रह नहीं गया होगा जिसमें बचा हो कि बताने के लिए रह गया हो। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ ऐसी रह गई जिसको मैंने नहीं बताया हो या मैं भूल गया हूँ बताना, तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट में उसका आंसर जरूर दे दूंगा। मैं लगभग सभी कमेंट का आंसर देता हूँ जितने भी जेन्युइन होते हैं। अगर मुझे फिर भी लगेगा कि आपका क्वेश्चन ऐसा जेन्युइन है जिसके लिए अलग से वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल जानकारी देखिए मैंने आपको लगभग SSC CGSL के बारे में पूरी दे दी है कि आपका एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या क्राइटेरिया रहता है, किस प्रकार सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कौन कौन सी पोस्टें होती हैं, किन किन डिपार्टमेंट्स में होती हैं, क्या सैलरी रहती है, एज क्राइटेरिया क्या रहता है, कब से आपका फॉर्म चालू होगा। मैंने लगभग सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं, तो जाहिर सी बात आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ जरूर लीजिएगा, मैं तुरंत ही आपका कमेंट में उसका आंसर जरूर दे दूंगा। फिलहाल अगर वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, आपको लगा हो कि आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।